नाजरीन, कश्मीर लाइफ के कन्वर्सेशंस में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल ज़मीन पर बड़ा एम्फेसिस है। तो जम्मू कश्मीर का जो इंतज़ामिया है, वो कई दिन से सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े हैं कहा जा रहा है, उनको खाली किया जा रहा है। और अभी तक ये कहा गया है कि 15 लाख कनाल के आसपास की ज़मीन रिट्रीव की गई है और भी होने की गुंजाइश है। जो मुहिम चल रही है, एक अचानक सब लोगों को ये ज़रूरत महसूस की लोगों ने कि हमें भी जानना चाहिए कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और हमारे यहाँ इसके जो अक़साम है ज़मीन के, वो कैसे हैं, उस पर मिल्कियत क्या होती है, और कब्ज़ा, नाजायज़ कब्ज़ा या वाजिब कब्ज़ा, ये मतलब एक लंबी कहानी है। तो इसके बजाय कि हम आपको कुछ कह दें, हमने बेहतर समझा, हमने एक एक्सपर्ट को दावत दी। ये जब इस वक्त पटवारी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उसमें पटवारी की अहमियत बहुत ही अहम है। और जब पटवारी बनते हैं तो वो कुछ किताबें पढ़ते हैं। तो उन किताबों के मुअल्लिफ, उनके जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, हमने उनको आज दरखास्त की है फारूक बुखारी साहब से। अगर कोई पटवारी का इम्तिहान देना चाहे तो उनकी जो किताबें हैं वो पढ़नी बड़ी ज़रूरी हैं। और ये खुद भी रेवेन्यू के साथ काफ़ी टाइम रहे हैं। रिसेंटली सुपर एनुएशन हुआ इनका सेक्रेटरी लेवल पे, लेकिन इससे पहले इन्होंने मैक्सिमम अपनी ज़िंदगी के जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, काम उनका जो रहा है, वो रेवेन्यू से ही रहा है। तो फारूक साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के कन्वर्सेशंस प्रोग्राम में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, हम शुरुआत इस बात से करेंगे, आपने काफ़ी लिखा है रेवेन्यू के बारे में, और फिर वो सिर्फ लिखा ही नहीं है हमारी तरह, हम सिर्फ लिखते ही हैं, लेकिन आपने अमलन देखा भी और उसको अमलाया भी, और उसकी जो खूबियाँ और खामियां हैं वो आपने खुद परखी भी हैं, देखी भी हैं और लिखी भी हैं। तो शुरुआत इस कन्वर्सेशन की इस बात से करेंगे कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब इसके खदखाल क्या रहे हैं डिफरेंट पीरियड्स में, जो इस वक्त आजकल जो इंतखाब देखते हैं, जमाबंदी देखते हैं, गिरदावरी देखते हैं, मिल्कियत और गैर मिल्कियत देखते हैं। तो ये कब, इसका सिलसिला कहाँ तक, कब से हमारे पास इसकी हिस्ट्री है? जी, ज़माना कदीम से जो राजा होते थे, बादशाह होते थे, उनकी आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया होता था मालिया ज़मीन। तो तवारीख में है, कश्मीर की तारीख में है कि कदीम ज़माने में यहाँ 1/6 हिस्सा पैदावार का मालिया के तौर पर वो वसूल करते थे। फिर ये 1/6 से बढ़ के 1/4 हुआ, जो सलातीनी कश्मीर का पीरियड था। बदकिस्मती से जब मुगल राज यहाँ मुगल सल्तनत के जेर निगीन कश्मीर आया, तो उन्होंने ये तकरीबन 75% कर दिया, मालिये का 75%। और दूसरी एक अहम बात जो उस दौर में हुई, उन्होंने यहाँ के किसान को या मालिक जमीन को मालिक से डिग्रेड करके असानी बना दिया, उसको नाम दिया असानी। यानी मिल्कियत सल्तनत की रहेगी और वो सिर्फ काश्तकार या काबिज। ये सिलसिला चलता रहा पठानों के दौर में भी, सिखों के दौर में भी। लेकिन प्रताप सिंह जो डोगरा महाराजा थे तीसरे, उन्होंने अंग्रेजों की डायरेक्शन पे यहाँ बंदोबस्त कानूनी करवाया 1887 से, जिसको जो खत्म हुआ 1893 में। इसमें कंट्रीब्यूशन रहा वाल्टर लॉरेंस का, जिसको कश्मीर में देहाती इलाकों में उर्फ आम में लॉरेंस साहब कहते हैं। लॉरेंस साहब का बड़ा एहसान रहा, उन्होंने वो 75% वाला मालिया घटा के कोई 50 या 55 तक कर दिया, और बहुत सारे
सुधार किए। तो यहाँ से ये हुआ कि जो लोगों के पास आबाद जमीन थी वो उनकी मिल्कियत ठहरी, और जो गांवों में बाकी जमीन थी जो आबाद नहीं थी वो शामलात कहलाए। फिर महाराजा हरि सिंह ने जब तख्त संभाला तो उन्होंने शामलात रूल्स लाए। उन्होंने शामलात पर मालिकों को, जो पहले मिल्कियती रकबा का मालिया देते थे, उनको ये सहूलियत दी कि वो गांवों में जो फालतू जमीन है, अवेलेबल जमीन है, उसमें से उनको एक हिस्सा देंगे जिसको वो काश कर सकते हैं, और उनको मालिया की छूट होगी, उस पर मालिया नहीं देना होगा। तो शामलात के रूल्स बने। जब हम देखें मोटे तौर से, मिल्कियत के अलावा पहले ये सारा शामलात है, उसके बाद शामलात की क्लासिफिकेशन होती है। शामलात में पहले रिफाई आम के लिए कुछ रकबा छोड़ा जाता है, जैसे रास्ते हैं, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, तालाब है, इस तरह की, या ईदगाह है, ये रकबा छोड़ा जाता है। इसमें किसी भी जमींदार को, किसी भी दहकान को इजाजत नहीं कि वो इसको अपने कब्जा में, अपने मसरफ में लाए, अपने तसरुफ में लाए। इसलिए इसको शामलात नाजायज कहते हैं। ये नाजायज लफ्ज का मतलब है कि ये काश्तकारी के लिए नाजायज है। उसके बाद एक बहुत बड़ा चंक हर गांव में रखा गया शामलाती जायज। उसमें रखा कि प्रोरेटा, यानी हस्बी रसद खीवट। खीवट में जो मालिक हैं उनका क्या तनासुब बनेगा, इसमें वो उनको जायज था, वो आबाद कर लेते। मसलन यहाँ पे मिसाल में देता हूं, मान लीजिए किसी गांव में 1000 कनाल है मिल्कियत और 2000 कनाल शामलात जायज। तो उसका मतलब है अगर एक आदमी की 1926 में मिल्कियत 10 कनाल है तो उसको 10 के साथ 20 कनाल शामलात मिलेंगे, और जो मालिक नहीं थे उस वक्त उनको इसमें हिस्सा नहीं है। वो अलग बात है कि जमींदारों ने इसको अपनी जेर कब्जा नहीं लाया पूरे का पूरा, और जो गैर जमींदार थे उन्होंने इस पर कब्जा किया। फिर इसमें से गवर्नमेंट ने इसी शामलात रूल्स में ये रूल बनाया था कि 20% माल मवेशी के लिए रकबा काश्तराई रहेगा। तो जहां अब जो फर्क है, जो मैंने बोला अभी अर्ज की, शामलाती जायज, इसके अलावा जो बाकी बचा उसमें एक तो रिफाई आम के लिए है, और कुछ रकबा सुपियर है जिसको सरकार, रकबा सरकार कहते हैं। गांवों में इसको खालसा सरकार, रकबा सरकार, या कहीं कहीं रकबा महकमा माल कहा जाता है। और शहरों में जो स्टेट लैंड है उसका नाम है नजूर। वो भी स्टेट लैंड है, ये भी स्टेट लैंड है, लेकिन शहरों में इसको नजूर और गांवों में खालसा सरकार या रकबा सरकार कहा जाता है। जब आप 1926 की बात करते हैं, उसके बाद जो जी सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हो गई, वो 47-48 में हो गया, जब लैंड टिटलर हो गया। जी जी तो जी, उसको लैंड बोलते टिटलर हैं के वक्त खात्मा कौन सी चकदार, तब्दीली आ गई? खात्मा चकदारी कानून, कानूनी खात्मा चकदारी, चकदारी यानी अंग्रेजी को कहते हैं बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 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 1950। ये तो 47 के बाद फौरन बाद ही समझ लीजिए। तो इसमें किसानों को जो उनके जेर काश था उनको मिल्कियती हुकूक दिए गए।
اور ہر فیملی کو، ہر انڈیویجول کو یہ اتنا اس کے لیے حد مقرر کر لی گئی کہ وہ 182 کنال رکھ سکتا ہے، 182 کنال کے اوپر نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے اس وقت جو ہزار کنال والے جاگیردار تھے ان سے وہ سارا لیا گیا، کسانوں کو اس پر ملکیت کے حقوق دیے گئے اور سابقہ جاگیردار کے پاس صرف 182 کنال چھوڑے گئے. اس کے بعد 1976 میں قانونی زرعی اصلاحات آیا جس کے تحت فیملی کو 100 معیاری کنال رکھنے کی ایک حد مقرر کی گئی، اور جو خریف قطر میں کسی زمین پر کوئی کاشتکار تھا اس کو ملکیت کے حقوق دیے گئے دفعہ 4 اور دفعہ 8 زرعی اصلاحات کے تحت. تو یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ مالکان جو بنے خاتمہ چکداری سے یا زرعی اصلاحات سے، اس رقبے پر ان کو کوئی بھی استحقاق نہیں ہے شاملات میں. شاملات کا جو حق ہے وہ صرف پرانے مالکوں کو ہے جو 1926 میں تھے، کیونکہ مالیہ دیتے دیتے ان لوگوں کی حالت اس وقت تو میں کہوں کہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے ان کو وہ ریلیف دینے کے لیے شاملات میں حق دیا گیا تھا. یہ جو فاروق صاحب یہ جو چکداری کی زمین تھی یہ تھی کیا، یہ چک سسٹم کیا تھا؟ یہ بڑے بڑے چک، بڑے بڑے جو انفلوئنشل لوگ تھے، یہ ایسے لوگ تھے جو انفلوئنشل تھے، تو ان کو گورنمنٹ نے یہ بڑے بڑے چیک دیے تھے. یہ 1000 کنال بھی تھے، 2000 کنال بھی تھے، 500 کنال بھی تھے، اور خود تو کاش وہ کر نہیں سکتے تھے. تو وہاں پہ کسان تھے جو جن کو ملکیت کا حق نہیں تھا، کاشتکار تھے اور اس میں سے حصہ لیتے تھے پیداوار سے. تو یہ جو چک زمین ہے اس کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے؟ وہ ملکیت ہے. وہ ملکیت جن ہے. کو خاتمہ چکداری میں وہ زمین ملی وہ پوری کی پوری ملکیت ہے، اور زرعی اصلاحات میں بھی جو ملی وہ بھی ملکیت ہے. 1947 کے بعد جو مالیے کا مسئلہ تھا، مطلب وہ جی جی، مالیے کا معاملہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ایکچولی مالیہ وہی تھا جو بندوبست میں پچھلے تازہ ترین بندوبست جو ہوا ہوگا جس علاقے میں، یعنی میں آسان لفظوں میں یوں کہوں گا کہ جو مہاراجہ کے ٹائم مالیہ تھا، مالیہ کا ریٹ تھا، پرتا دیہ جو تھا، اسی کے مطابق لوگ مالیہ دیتے رہے. اگر ہم دیکھیں 1947 سے لے کے 1980 یا 80 تک، تو مشکل ہوتا تھا لوگوں کو وہ پے کرنا. ایک خاصی اماؤنٹ ہوتی تھی ان کے لیے اس زمانے میں. جب اس صدی میں گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی مائنر اماؤنٹ رہ گئی ہے، یہ مالیہ رہ گیا ہے، اور اس سے کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے اسٹیٹ کی آمدنی کو، کوئی 0.1% بھی نہیں، اس لیے اسٹیٹ نے اس کو پھر معاف کر دیا 2004 میں میرے خیال سے. ہاں بالکل 2004 میں. لیکن اب آپ پھر فرمائیں. مالیہ پھر لاگو ہو گیا ہے کئی برس سے. نہیں نہیں نہیں، اچھا مالیہ نہیں مالیہ ہے. نہیں دے رہے ہیں. نہیں. آبیانہ دیتے ہیں. ہاں وہ تو الگ ہے نا، وہ محکمہ آبپاشی جو اریگیشن محکمہ ہے وہ لیتا ہے، محکمہ اچھا انہار.
नहरों का हाँ, महकमा। अच्छा, जी, जी, वो उनका अलग है, सिर्फ़ हमारा ये इसमें रेवेन्यू का जो ऑफिशियल है नंबरदार वो वसूली करता है। तो लोग समझते हैं महकमा माल ले रहा है हमसे, वो नहीं है अच्छा, बात। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा फारूक साहब अच्छा अब मुझे जो ये बता दीजिए अब मुझे ये जी, बता दीजिए इस वक़्त की जो सिचुएशन है, अभी लोग इस मुकमसे में हैं कि मतलब उनके यहाँ क्योंकि ये जो रेवेन्यू की जो लिखा पड़ी है, उसमें वो हाँ जी, मतलब 2 चीज़ें सिर्फ़ 2 ही प्रोफ़ेशनल समझते हैं। एक डॉक्टर साहब का नुस्ख़ा और दूसरा पटवारी का कागज़। ये पटवारी सिर्फ़ की यही लिख लिखावट। भी सकते हैं, यही पढ़ भी सकते हैं। अब जी, जी, मामला जी। मेरे सवाल का मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ज़मीनों की कितनी किस्में हैं कश्मीर में और किसकी क्या हैसियत है? मालकियत तो मिल्कियती ज़मीन तो मिल्कियती है, लेकिन इसके अलावा हाँ भी जी, बहुत सारी ज़मीनें हैं। मैंने अभी अर्ज़ की मैं जो आप कहना चाहते हैं वो उस पॉइंट पर मैं आऊँगा। मैंने अभी तक ये अर्ज़ किया कि ज़मीन मिल्कियत है, आबादी देह है, जिस पर लोगों के मकान हैं। उसके बाद शामलात नाजायज़ है, उसके बाद स्टेट लैंड है, उसके साथ शामलात जायज़ है, जो हस्ब पर्तय देह है, काश्तचराई है। एक पॉइंट है काश्तचराई और स्टेट लैंड। स्टेट लैंड पर हर सरकार ने महाराजा के दौर से ही आज तक ये स्टेट पर मिल्कियत देते रहे हैं। सरकार देती रही है। जैसे 1957 में LB6 1958 में LB6 आया कि जो रक़बा सरकार पर काबिज़ है, उसको ताबिया मर्ज़ी सरकार काश्तकार गवर्नमेंट का करार दे दो। फिर 1966 में 1932 के तहत मालिक बना दिया गया। लेकिन काश्तचराई पर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। काश्तचराई के लिए सिर्फ़ ये रखा गया था ज़र-ए इस्लाहत 1976 में दफ़ा 26 में कि 10 मरले तक अगर किसी ने गलती से बनाया है इस पर, तो वो नहीं या बाग है या मकान बनाया है, उसको मुनहदिम नहीं करेंगे, उसका इन्हदाम नहीं करेंगे, बल्कि वो एक्सचेंज में मिल्कियती रक़बा गवर्नमेंट को दे, जो काश्तचराई के साथ मिलता हो, यानी मुल्हिक हो। ये पॉइंट मैं भूल गया था। बाकी जो आप फरमा रहे हैं कि किसमें, वो पोटेंशियल जो ज़मीन की पोटेंशियल थी, उसके हिसाब से आबी अव्वल, आबी दोम, आबी सोम और उसी के हिसाब से मालिया भी होता था। जैसे कहीं पे आबी अव्वल को ₹4 लगे हैं, आबी दोम को 3 लगे हैं, आबी सोम को ₹2 उस वक़्त मालिया मुकर्रर हुआ था। एक ये कैटेगरी है, ये पोटेंशियल कितना है। खुश्की, बाग खुश्की अ अ, आबी वारी सगाड़ी ये वोर यथ वनान छ। सागज़ार ये किस्में हैं और है एक बंजर जदीद, बंजर कदीम। अगर 2-3 साल कोई आदमी अपनी मिल्कियती ज़मीन में अपने ज़री ज़मीन में कुछ न लगाए 5 सीज़न, तो फिर पटवारी उसको गिरदावरी में लिख देता है बंजर जदीद। अगर 14 सीज़न ऐसे बीत गए कि ये ऐसे ही खिली पड़ी रही, खाली रही, तो फिर वो लिखता है बंजर कदीम। कुछ लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे थे ये कदीम और जदीद क्या होता है? तो होता ये मिल्कियत ही है और ज़री है, यानी एग्रीकल्चर लैंड है, मगर फैलो छोड़ने की वजह से ये बंजर कदीम हो गया होता है। इस मुलाकात के कंक्लूजन से पहले मैं ये जानना चाहूँगा
बेसिकली ये बंदोबस्त जो होता है, सेटलमेंट जो होता है, ये प्रोसेस जी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये होता क्या है? जी जी, मैं इस पे अर्ज करूं कि सबसे पहला बंदोबस्त जो हुआ वो कहलाया बंदोबस्त कानूनी, रेगुलर सेटलमेंट डन बाय वाल्टर लॉरेंस। उन्होंने लिखा था कि हर 20 साल के बाद रिवाइज होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं हो सका। अलबत्ता 1906 में हुआ था। 1906 में इसमें मतलब ये जो दो किस्म का बंदोबस्त है, एक है टोटल रिवीजन करना, तो एक है सरसरी, थोड़ा थोड़ा करना जहां जहां तब्दीली आई हो जमीन की उसमें मालिकों में। तो वो 1906 में हुआ, 1930 में हुआ, तो रेगुलरली नहीं हो सका। तो 1947 के बाद 1956 में यहाँ पे स्टेट सरकार ने वादी कश्मीर में उस वक्त जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट था उसमें कराया, और जम्मू में उस वक्त जो कहलाता था जिला पुंछ, जिसमें राजौरी भी आता है। तो इनमें इन्होंने जदीद बंदोबस्त किया है। यह हमारे पास 1956 के बाद 6 साल के बाद जब बना, वो पहली जमाबंदी जो बनती है बंदोबस्त के बाद, उसको बोलते हैं मिसली हकीयत। कुछ लोग ये मिसली हकीकत बोलते हैं, वो नहीं, वो मिसली हकीयत, हक से निकला है, हक से। मिसली हकीयत बनती है ये सेटलमेंट के बाद, और फिर उसको हर 4 साल के बाद रिवाइज किया जाता है, वो कहलाती है 4 साल जमाबंदी। 4 साल जमाबंदी। दो रिकॉर्ड होते हैं पटवारी के पास, ये ना मेन, एक गिरदावरी, और उसको पूरा नाम है खसरा गिरदावरी। तो दूसरा होता है 4 साल जमाबंदी। जो खसरा गिरदावरी है, खसरा होता है एक प्लाट, तो उसको एक नंबर होता है खसरा नंबर। तो खसरा गिरदावरी शुरू होती है, उसमें हर खसरा का खसरा नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह सीरियली हर खसरे की वो लिखा जाता है, मालिक कौन, काश्तकार कौन, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, किस सीजन में क्या बोया गया। तो जमाबंदी में एक मालिक या एक मतलब जो मालिकों का एक ग्रुप होता है जिसपे कजन शजन आते हैं, तो उन सब खीवटदारों का एक जगह पे ये इंदराज होता है। मसला हमने खीवट नंबर 1 ले लिया, खीवट नंबर 1 ले लिया हमने, तो इसमें कजन्स, डिस्टेंट कजन्स का नाम आता है, फिर उनके जिम्मे कितना मालिया है, और खसरा नंबर कौन कौन सा है। उनके खसरा नंबर हो सकते हैं, मसलन खसरा 10 है, उसके बाद 125 हो सकता है, उसके बाद 137 हो सकता है, 410 हो सकता है। वो सारे खसरे उधर जमा होते हैं, ये होती है जमाबंदी। और मैं पूछना ये चाहूंगा कि क्योंकि हमारे यहाँ वाटर सोर्सेज जो हैं, जहलिम के दाएं और बाएं जो नहरें चलती हैं, जो नदी नाले हैं, और हम एक पेक्यूलियर इकोलॉजी में रहते हैं। जी जी रस दरिया और ये नहरें अपना रास्ता बदलते हैं, जी क्योंकि ये बदलाव नेचुरल है। जी तो मान लीजिए जब हम लास्ट बंदोबस्त किया तो दरिया उस तरफ था, और जी जमीन इस तरफ थी जी किसी जी जी, मालिक की। इसको हम उसके बाद हमारी 20-30 साल में हाँ, दरिया ने अपना रुख बदल दिया और जमीन उस तरफ रेवेन्यू चली गई। रेवेन्यू रेवेन्यू की जारगन में, रेवेन्यू की जबान में इसको बोलते हैं बुर्दी बरामदी। जहां कट कट गया वो बुर्द हो गया, जिस तरफ आया कि किसी तरफ वो सुई कशर पे वो योर सटान योर अथ वाटान, वो बरामदी, वो बरामदी है। उसका उस जमाने में बड़ा इंट्रिकेट प्रोसीजर था कि जिसका कट गया तो वो क्यों मालिया दे। फिर वो फाइल बनती थी कि इतना, इस खसरा नंबर में इतना
दरिया बुरुद हो गया तो इतना इसका था ये मालिया, वो माफ किया जाता था, मिन्हा किया जाता था। दूसरी तरफ जहां पे इसको जोड़ दिया इस दरिया ने, तो वहां पे जो मुल्हिका जमींदार होता था उसको वो मालिया देना होता था, वो बुर्दी बरामदी थी। बाकी जो सोर्स है, हमारी एक बदकिस्मती है कि दरियाई जहलीम हमारा हमें कोई फायदा ही नहीं दे पाता है आपाशी में, सही बात। माँ सिवाय ये लिफ्ट इरिगेशन के। हमारे था कि मतलब किसी चश्मे से, किसी नाले से, किसी जमीन की आबपाशी होती थी, वो दर्ज है। और भी एक मैं आपको अर्ज करूं कि जो लॉरेंस ने या उसके बाद जो 2-3 बंदोबस्त हुए हैं, उसमें 2 कागज जुड़ते हैं मिसल हकीकत में, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है रिवाज आबपाश, उसमें ये लिखा होता है कि इस गांव को कहाँ से पानी आता है, कितना पानी ये लेंगे, और ये 4-5-6 गांव है, कितना इनको देना, कितना इनको देना। यहां तक लिखा जाता है कि पानी को बंद करना है किस लेवल तक, ताकि आगे जाए, और उसके ऊपर से जो निकले वो किस गांव को मिलना है। हमारे यहाँ किसी ने वायलेशन की थी त्राल में, उन्होंने पॉलीथीन लगाया, तो बंद किया था। तो बाद में दूसरे गांव वाले जिनको वो पानी कम मिला, उन्होंने रिवाज आपाश लाया जहां ये लिखा था कि ये गैसे चकव से बांध कर, ताकि इसमें से कुछ रिश्ता भी रहे नीचे वालों के लिए। रिवाज आपाश एक डिटेल्ड, उसमें ये तक लिखा है कि कहाँ पे ये प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स लगाई जाएंगी, कहाँ पे क्या लगाया जाएगा। वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका लोगों को बहुत कम पता है। एक इसके साथ है वाजिबुल अर्ज। वाजिबुल अर्ज अगर जनाब कभी पढ़ेंगे किसी गांव का, तो हैरान होंगे कि रसूमात क्या है विद रेस्पेक्ट टू लैंड। मतलब मजदूर है उसको क्या देना है, ये जो होते हैं वहां पे एग्रीकल्चर के साथ जो कमियान जुड़े हैं, लोहार, तरखान, जो हेल्प करते हैं जमींदार को हल बनाने में, डांडी बनाने में, तो उनका हिस्सा क्या रहेगा, वो सब। ये 2 डॉक्यूमेंट है, एक मैंने अर्ज की रिवाज आपाश, दूसरा वाजिबुल अर्ज। मुलाकात जो हमारी रही, अगर आप श्रीनगर में होते तो हम बिलमुशाफा मिलते, जी जी लेकिन शुक्र है इंटरनेट का कि हम फिर भी ये रिकॉर्ड कर पाए। जी जी तो मुझे लगता है कि जो ये बहुत ही जी जी निहायत ही वसी मौजू है, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो इसके अलावा मामलात जो हैं, इन पर हम एक दूसरी नशस्त करेंगे, जिसके लिए हम आपको तकलीफ दे देंगे बहुत जल्द। तो फ़ारूक साहब, मैं इस इंशाल्लाह। वक़्त आपका निहायत ही मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त हमको दिया, और इससे फ़ायदा होगा उन नाज़रीन का जिन्हें इन बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। हम आपके निहायत ही मशकूर हैं फ़ारूक साहब। शुक्रिया शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम।